मास हमने पढ़ा क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको वॉल्यूम कहते हैं। जब आप इस मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो यू गेट डेंसिटी। इट्स द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो यू शुड राइट समथिंग लाइक दिस, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लाइक हर मटेरियल की अपनी डेंसिटी होती है और वो कांस्टेंट होती है। अगर आपके पास एक मेटल का बॉल है या फिर एक मेटल का रॉड है, या फिर लेट्स से एक आपके पास बहुत बड़ा मेटल का बॉल है और दूसरा आपके पास एक पतला सा पेपर है मेटल का, लाइक लेट्स से एल्यूमिनियम फॉयल। एक आपके पास एल्यूमिनियम बॉल है, जाइंट बॉल, और दूसरा यू हैव एन एल्यूमिनियम फॉयल व्हिच इज वेरी थिन। दोनों की डेंसिटी सेम होगी। Okay? What I'm trying to say here is that mass and volume will interact in a way for all objects of the same material in such a way कि जो उस material की density है it will be the same. बस ये याद रखना। Density of a material is the same. Mostly, like typically, हमेशा नहीं, typically जो objects ज़्यादा massive होते हैं उनकी density high होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो बैग्स हैं, एक बैग भरा हुआ है मेटल से, दूसरा बैग भरा हुआ है फेदर्स से, तो मेटल वाले की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी? वी स्टडी दिस रिलेशनशिप एज वेल। आपके पास अगर डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल्स मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर तीन टर्म्स हैं। डेंसिटी को आप मास के साथ रिलेट कर सकते हैं या डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी का और मास का अगर रिलेशनशिप देखना है तो तीसरी टर्म यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करना पड़ेगा, और अगर डेंसिटी का और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखना है तो तीसरी टर्म यानी कि मास को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा अगर किसी चीज का दूसरे के साथ रिलेशन देखना है तो तीसरी टर्म को कांस्टेंट रखना है। यहाँ पर तो हमें ये नजर आ गया डेंसिटी के फॉर्मूला में, यही सेम आइडिया हम अप्लाई करेंगे प्रेशर के कॉन्सेप्ट में भी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में भी। जस्ट रिमेम्बर दैट फॉर नाउ। हम इसको डिटेल में तो उस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मुझे रिलेशन चाहिए किसका, m का और इस डेंसिटी का। आई एम यूजिंग द सिंबल रो, RHO, इट्स लाइक अ स्क्विगली p काइंड ऑफ सिंबल। अगर आपको मास का और डेंसिटी का रिलेशन चाहिए तो आपको क्या सेम रखना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, कोई चीज कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही। स्पेस क्या है, दोनों को मैंने इक्वल रेक्टेंगल्स बनाया। अब मैंने देखना है कि मास ज्यादा होने से डेंसिटी में क्या फर्क पड़ता है। एक में मैंने ज्यादा मास ले लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, और दूसरे में मास कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। I'm going to use this formula of density to figure out the relationship. Density क्या होती है, mass divided by volume, mass divided by volume. Volume दोनों का सेम है 1। मैंने 1 क्यों लिया है, कैलकुलेशंस इजी करने के लिए। आप कोई भी नंबर ले लें आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। 1 डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी सेम। इधर मास 4 रख लिया, यहाँ पे मास 2 रख लिया। आप नंबर्स कुछ भी लें, आपकी मर्जी है। I chose these numbers for simple calculation purposes. मास की वैल्यू 4, वॉल्यूम की वैल्यू 1, तो डेंसिटी 4। कंपेयर करते हैं दूसरे केस से, मास की वैल्यू 2, डेंसिटी की 1, डेंसिटी ओवरऑल, और सॉरी मास 2, वॉल्यूम 1, डेंसिटी इज 2। आप देखेंगे जब वॉल्यूम सेम था तो मास ज्यादा करने से डेंसिटी ज्यादा हो गई है, मास ज्यादा करने से डेंसिटी ज्यादा हो गई है। तो रिलेशनशिप क्या बना कि when mass is greater density is greater, वॉल्यूम कांस्टेंट था यहाँ पर। और रिलेशन सिंपल क्या है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जब मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, जब मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, दोनों इकट्ठे इंक्रीज, दोनों इकट्ठे डिक्रीज। दैट्स योर डायरेक्ट रिलेशनशिप। और तो अगला रिलेशन है डेंसिटी का और वॉल्यूम का। अब दो टर्म्स का रिलेशन चाहिए तो तीसरी कांस्टेंट यानी कि मास कांस्टेंट। ओके, मास कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा, राइट। एक को मैंने छोटा बॉक्स बनाया, दूसरा बिगर बॉक्स, क्योंकि दूसरा बॉक्स ज्यादा स्पेस ले रहा है, ये वाला कम स्पेस ले रहा है।
अब हमने देखना है कि इस स्पेस का डेंसिटी के साथ क्या ताल्लुक है। जब आपके पास मास कांस्टेंट हो, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है दोनों बॉक्सेस में, तो हम इस फॉर्मूला से देखते हैं डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ मास 32 है, यहाँ भी मास 32 है। यहाँ पर वॉल्यूम 4 है, कम जगह है, यहाँ पर वॉल्यूम 8 है, ज्यादा जगह है। मैंने यूनिट्स नहीं लिखे, आप सेम क्यूब लिख लें, whatever units you want. I dropped the units for simplification because they don't really matter here. Density का फॉर्मूला लगाएं, mass 32 वॉल्यूम 4, mass 32 वॉल्यूम 8। यहाँ पर 8 डेंसिटी का, यहाँ पर 4। क्या पता चला? वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी कम। उल्टा रिलेशन मिल गया, राइट? तो हमने क्या कंक्लूड किया है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब हमने उल्टा रिलेशनशिप दिखाना हो तो वी जस्ट राइट डेंसिटी is proportional to 1 by whatever it's inversely proportional to, which is v in this case. Okay? यानी कि अगर डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज करेगी तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अगर उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ओके, दिस इज वन मोर रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? Yes, teacher. ये तो हमने सॉरी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। अब जो आपको चीज न्यू मैंने यहाँ पर बतानी है वो है कि जब आपने डेंसिटी मेजर करनी होती है, आपको जब क्वेश्चंस देते हैं ना, तो आपको वो मैथ्स तो बता देते हैं, लेकिन वॉल्यूम खुद नहीं बताते। वॉल्यूम आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ता है मोस्टली। उसके कुछ तरीके, लेट्स से देयर्स टू वेज वॉल्यूम फाइंड करने के। पहला केस, अगर आपके पास एक रेगुलर शेप है तो आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लगाएंगे। रेगुलर शेप के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। रेगुलर शेप्स कौन सी होती हैं? स्फीयर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है। रेगुलर शेप्स, राइट? यू हैव अ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? सर्कल की 3D शेप, लाइक ए टेनिस बॉल और व्हाटएवर। यू हैव बास्केटबॉल, ऑल ऑफ दोस शेप्स। क्यूब क्या होता है? स्क्वायर की 3D शेप, जैसे कि रूबिक्स क्यूब आपने देखा हो। उसके सारे फेसेस इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? सॉरी, रेक्टेंगल की 3D शेप, जैसे कि शू बॉक्स। सिलेंडर सिलेंडर ही होता है। मे बी योर वाटर बॉटल इज अ सिलेंडर, लाइक दैट। ओके, इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 आर क्यूब्ड। आर क्या है? रेडियस। सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस इज योर आर। क्यूब का फॉर्मूला है वॉल्यूम का, दिस लेंथ into its width into its height। क्योंकि सब साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पे सब फेसेस इक्वल हैं क्यूब के। यहाँ पे हर फेस एक स्क्वायर है और स्क्वायर की सब साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट इक्वल है। माय diagram isn't accurate enough, but I hope you guys get an idea. So it's length multiplied by its width multiplied by its height, and all of those are equal. Like it's all, you can equate all of them to L. L equal multiplied by L multiplied by L. So that's how you get L cubed. Next, इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? सेम, लेंथ multiplied by its width multiplied by its height. Length into width into height. यहाँ पर you will probably get different values for length, width, and height. So you have this formula. Last क्या है? Cylinder. Cylinder की base है circle. So you will have the formula of area of a circle pi r squared, और इसकी length है L pi r squared.
वॉल्यूम बेसिकली होता ही बेस एरिया ऑफ अ शेप इनटू इट्स हाइट। अगर आपको कोई अजीब सी शेप आ जाती है ना, लेट्स से आपको एक ट्रायंगुलर प्रिज्म आ गया, एक उसकी बेस है ट्रायंगल और एक प्रिज्म है इस तरह, उसकी हाइट ये है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, इस तरह की शेप आ गई। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? बेस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। आपने देखना है इस शेप की बेस पे कौन सी, इस फिगर की शेप पे कौन, बेस पे कौन सी शेप है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों शेप्स की अंदर, लाइक उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, हाइट कितनी है, एच। ओके, लेट्स से अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। और ये हाइट, मैं इसको कैपिटल एच कह रही हूँ, और अगर मैं इस शेप को ब्लू वाली को यहाँ पर एक्सटेंड कर दूं तो इट माइट बी लुकिंग समथिंग लाइक दैट। ये 90 डिग्रीज का एंगल, ये होगी इसकी बेस। सी, ये बेस है और अगर ये हाइट है, तो ये वाली हाइट इस ट्रायंगल की हाइट है, और ये कैपिटल एच वाली हाइट उन दोनों शेप्स के दरमियान की लेंथ है, ये एच। ये बात समझ आ गई आपको? यस मैम। कोई भी शेप आ जाए, वॉल्यूम कैसे निकालना है? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। उस शेप की बेस पे कौन सी शेप है? यहाँ पे ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल, उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। नाउ आई एम जस्ट गोना गिव यू वन लास्ट एग्जांपल, आपसे पूछने के लिए कि आपको क्या लगता है कि क्या? मैम, यस। इस शेप के तो बेस एरिया में मुझे रेक्टेंगल नजर आ रहा है। इसकी बेस में नो मैम, ये पूरी शेप में, कौन सी शेप में? ये 1/2 से हमने आपने लिखा है, ये वाली नहीं, ट्राइपीजियम वाली जो है। दिस वन, इट्स अ ट्राइंगल। नो मैम, इससे ऊपर। इससे ऊपर कहाँ पर ये? यस मैम। अगर मैं इसको जूम करूं, wait, ये देखें, ये एक ट्रायंगल है, इसकी थ्री, ट्रायंगल क्या होता है, थ्री साइड्स होती हैं उसकी, तो वन टू थ्री साइड्स। इज दैट क्लियर? और मैम ये तो फुल ट्रायंगल नहीं। I tried to draw a right angle triangle. I drew a 90 degrees angle. ड्राइंग थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें। यस मैम। Sorry. I tried to make a good diagram, but that's what you have to deal with. Okay, I want you to now tell me कि इसका formula आप कैसे derive कर सकते हैं. Let's say you have something, let's say you have something मैम, हमें कौन का आना चाहिए फॉर्मूला? on, you could learn it, but I don't remember them having tested that. मैम, Yes, ये जो आपने, ये आप थोड़ी सी स्क्रीन इस तरफ करें, किस तरफ लेफ्ट इधर? साइड। यस मैम। मैम, अगर उन्होंने हमें ये वाली डायग्राम नहीं दी और सिर्फ क्वेश्चन में कहा है, तो वर्ड प्रॉब्लम में मतलब तो हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? रेडियस तो आपको खुद बताएंगे हमेशा। यस। Okay. Cone ka formula, you can learn it, but I don't know if it's going to be tested. So it's simply pi r squared h by 3. Okay. All right. What do we have next?
क्वेश्चन आपको सिंपल ऐसे आ सकता है कि एक रेक्टेंगुलर शू बॉक्स है, let's say it has a mass of 5 kilograms, no 5 kilograms is too much, of 0.5 kilograms, और उसकी डायमेंशंस आपको बता देंगे 0.04, 0.5, 0.85। तो डिमेंशंस आपको गिवन होंगे, मास आपको गिवन होगा। उन डिमेंशंस से आपको पता है शू बॉक्स की शेप क्या होती है, क्यूबॉइड। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ विथ हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, you'll get वॉल्यूम। फिर आप वॉल्यूम किधर यूज करेंगे, इस फॉर्मूला में, वॉल्यूम or mass divide करेंगे, you'll get the density of the box. Okay, that's what they're looking forward to test you for. Is that clear? यस मैम। ये हो गया regular shapes. Regular shapes के लिए क्या करेंगे, direct formulas. Irregular shapes के लिए क्या करेंगे, let's see, and then we'll end the class. We have just like 5 more minutes left, like content worth 5 minutes. Let's start here. Irregular shapes. Okay. मैम इरेगुलर शेप्स के लिए मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे ना? Yes, you can use a measuring cylinder. That's right. Irregular shapes like एक rock हो गया, that doesn't have regular shape. Let's say a rock. Or we could say a crystal. And मैम क्रिस्टल का तो रेगुलर पैटर्न नहीं होता? not necessarily. Pattern की बात नहीं कर रहे हम, overall shape की, right? Pattern तो fixed हो सकता है, लेकिन overall shape तो कोई भी हो सकती है. Maybe it underwent wear and tear and it's like a very irregular crystal. I'm just actually trying to come up with something that will keep me awake for a few more minutes. So irregular shapes, we have a crystal. अब आपने इसका volume find करना है. Let's have a speed run and cover it in 1 minute. That's not possible, but let's see. So you have a measuring cylinder. Anything that has a scale on it, you can use it. Liquids का volume measure करने के लिए we use an instrument called a measuring cylinder, as you mentioned already. Measuring. So you can use a measuring cylinder, a conical flask, anything that has a scale on it, जो आप read कर सकते हैं, like this. क्या करेंगे आप? You will pour some liquid in it, like that. You will read that value, let's say 10 cm cube. फिर क्या करेंगे? You will like lower your crystal in it, like that. So you will lower the crystal in the flask, and you will see that the water level rises. क्यों rise करता है? Because the crystal is taking up space. Volume क्या होता है? कोई चीज कितनी space occupy करी है. Liquid ने इतनी space occupy की थी, उसमें अगर आपने crystal डाल दी तो crystal will also take up some space, तो overall space ज्यादा हो जाएगी जो occupy की है, यानी कि overall volume ज्यादा हो जाएगा. So you will see something maybe like this. And let's say your new reading is 15 cm cube. क्रिस्टल के बगैर कितनी जगह ली थी? 10. क्रिस्टल के साथ कितनी जगह ली है? 15. तो क्रिस्टल ने कितनी जगह ली होगी? 15 minus 10 equals 5.
So this is your initial reading. This is your final reading. I don't know what's happening to the pen. So your volume of crystal volume of crystal is equal to your final minus initial reading. Final reading was 15, initial was 10. That's 5 cm cubed. Is there any question or confusion here? No, ma'am. और अगर आपको डेंसिटी निकालनी है इस क्रिस्टल की तो आप क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Mass divided by volume. That's right. Density is equal to mass divided by volume. क्रिस्टल का वॉल्यूम तो आपने इस मेथड से निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट मेथड से, या फिर या डिस्प्लेसमेंट मेथड. मास कैसे फाइंड करेंगे आप? Balance. That's right, balance. Just put the crystal on the balance, and you'll find out your mass, and use this formula, and you have the density. Any question or confusion? No, ma'am. So I was going to say we're done with this, but I just realized we have one more concept left. And I don't want to drag it to the next class, so we're going to do it right now. Let's do it here. I'm making a lot of mess in the notes this time, so best of luck. Next, we have the concept of floating. What छोटा concept है? There's nothing lengthy here. Why do objects float? Very simple question. If you threw a rock or pebble in the pond, it will sink. But why does a cruise or a boat float in the water, which is much, much heavier than the pebble? And the answer lies in the density of objects. If you have water, और इसमें कोई भी object आप throw करते हैं, let's say you threw a tennis ball. Tennis ball, पर there is a force acting downwards, we call it the weight of the tennis ball. और अगर कोई action है, तो उसका reactive force भी होगा. So there is an upward force, counter force, acting up. And maximum कितनी हो सकती है? वो weight के equal हो सकती है. We call this force the drag force. Let me use D for that. अगर weight और drag force equal होंगे, तो the object will be suspended in the liquid like that. So पहले हम forces की respect से बात करेंगे, then we'll talk about density as well. So if this weight is equal to drag force, it will float. लेकिन अगर weight drag force से ज्यादा है, तो it will sink. Weight क्या है? Downward force है ना? अगर downward force upward force से ज्यादा है, तो it will sink. लेकिन अगर drag force weight के equal हो जाता है, तो it will float. Drag force weight से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि drag force एक reactive force है. It's a reaction force. Reaction हमेशा action से equal और opposite होता है. उससे ज्यादा नहीं हो सकता. Okay? Density की बात करते हैं अगर हम, with respect to density. So if you have water, I'm going to color code this
tennis ball as orange. Agar density of the tennis ball is greater than the density of water, it will sink. लेकिन अगर density of the tennis ball is less than the density of water, क्या होगा? It will float. Simple. Liquid की density अगर ज्यादा हुई तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हुई तो it will sink. Is there any confusion here? No, ma'am. No, ma'am. Okay, let's see one last example and then we'll conclude the lesson. Ma'am, Yes. मैम अगर वो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी कम या ज्यादा है, जो कम वाला है जिसकी डेंसिटी है वो फ्लोट कर जाएगा ना, चाहे मैम उसके ऊपर जितना मर्जी वेट हो, उसके अंदर वेट का कॉन्सेप्ट नहीं इन्वॉल्व होगा. नहीं, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है वो. मैं उसी की एग्जांपल देने लगी हूँ. अगर आपके पास एक क्रूज शिप है, Okay. उसका मास कितना ज्यादा होता है, राइट? देखिए, wait a second. Okay, so if you have a cruise, let's try something like this. Nice. Let's give it it looks like a birthday cake, but I tried to draw a cruise. Funny, draw कर लेते हैं, it will give more cinematic view. Okay. So if you have a cruise, now you know how massive these things are, right? इसका weight भी बहुत ज़्यादा होगा. जितना ज़्यादा mass है, उतना ज़्यादा weight होगा. Now you must be wondering कि now why does this not sink? होता ये है कि ये depend करता है in the end density पर. Density क्या होता है? Mass divided by volume. इसका mass जितना भी ज़्यादा हो जाए, I think I should pull up some numbers here, but I don't think I have any at the top of my head. So let's just go with the intuition. Mass का जितना भी ज्यादा बहुत हाई है, लेकिन वॉल्यूम उससे भी ज्यादा होता है. तो ओवरऑल जो नंबर आता है डेंसिटी का, वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है. ओके, अब आप देखिए इस क्रूज में लाइक लार्ज रूम्स होंगे, फिर it will be like large spaces, right? ज्यादातर क्रूज खाली होगा, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है मास के कंपेरेटिवली. अब जब डिनोमिनेटर इतना बड़ा है न्यूमरेटर के कंपैरिजन से, तो ओवरऑल डेंसिटी कम आएगी वाटर की डेंसिटी से. ओके, सो फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा आपने किससे लिंक करना है? डेंसिटी से. एज अ कंपैरिजन, अगर आप एक पेबल लेते हैं एंड यू थ्रो इट इन द सी, दैट पेबल विल सिंक, क्योंकि पेबल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा थी. एनी अदर क्वेश्चन? No, ma'am. Okay, that was it for today. You guys can take a look at the class lecture and for like 1 to 2. Ma'am? Yes. Yes? मैम ये आप रिपीट कर सकती हैं कि एक एल्युमिनियम बॉल और एल्युमिनियम शीट की डेंसिटी इक्वल कैसे है? हाँ जी. डेंसिटी डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम दोनों पर. ओके, I will actually Google the density of aluminum and then tell you with numbers. Density of aluminum, 2.7 grams per cm cubed. So this density is 2.7 grams per cm cubed. Density is mass divided by volume. And when you see two things being divided by one another, it's actually a ratio, right? Ratio का concept आपको पता है ना, कि जब दो चीजें divide हो रही हैं, तो what you'll get is a ratio of these two things, mass
ratio of volume. Is that okay? Is that clear? The ratio point? नो मैम. Okay. रेशियो होता है कि अगर आपके पास दो numbers हैं 2 divided by 4, so you can also write this as 2 ratio 4 and you will get a number like 1/2 or 0.5. एक चीज का दूसरी चीज के साथ जो कंपैरिजन है उसको रेशियो भी कहते हैं. रेशियो सिर्फ एक टर्म है, आपको वो इतना पता होने की जरूरत नहीं है. पता होना चाहिए वैसे, लेकिन अगर आपको भी इतना कंफर्टेबल नहीं है उस टर्म से तो let's say okay. So mass divided by volume, it's like अगर आपके पास इतनी जगह है तो उसमें कितना mass आएगा. mass क्या होता है? number of particles. मेटल बॉल हो या ये स्टील हो, इतने वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे. इन दोनों शेप्स का वॉल्यूम डिफरेंट है और मास भी डिफरेंट है, लेकिन मास का और वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट है. जैसे कि अगर आप ये स्फीयर लेते हैं, metal ball like sphere, I'm just going to try to draw this like this for 3D effect. I'm terrible. No, I'm not that bad. Here. और this is like a thin sheet. अगर मैं इसको स्लाइस करूं इस तरह और इसका एक थिन सा पार्ट निकाल लूं इस स्फीयर का, इतना पतला कि वो इसके इक्वल हो, तो उस उतने से पार्ट का उतने इक्वल मास का जो वॉल्यूम है वो इसके इक्वल है. सॉरी, उतने वॉल्यूम का जो मास है वो इस शीट के इक्वल होगा. तो ये डेंसिटी मास और वॉल्यूम का रेशियो है. इस पूरे मेटल का मास नहीं आप देख रहे, आप उस मास को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो जो ओवरऑल नंबर आता है वो सेम आता है. इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन मास और वॉल्यूम अलोन, इट्स डिपेंडेंट ऑन द रेशियो ऑफ दीज टू थिंग्स. कि इतनी स्पेस में कितना मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्प्रेड हुए हैं. लेट्स से इसका मास है, इसके इस बॉल में है लेट्स से 27 kgs का ये, या फिर 27 ग्राम्स का ये बॉल है, राइट? और इसका वॉल्यूम कितना है? 10 cm क्यूब्ड. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एक नंबर्स यहाँ पर लेती हूँ, दिस वन हैज अ मास ऑफ लेट्स से 2.7 grams और इसका वॉल्यूम कितना है? 1 cm क्यूब. आप देखिए, इसका मास ज्यादा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है, राइट? इसका मास कम है तो इसका वॉल्यूम भी कम है. और अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो है उसका 27/10 और 2.7 डिवाइडेड बाय 1, दोनों 2.7. तो हमें क्या पता चला है कि डेंसिटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. यानी कि अगर दोनों में सेम स्पेस लें तो उसका मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस स्पेस में इक्वल होंगे.